उनके वहाँ एक मशीन थी जो करीब 1.5 से 2 करोड़ की मशीन थी। उसमें लंच टाइम हो रहा था और उनका हीटर कोई ऑफ करना भूल गया था। अच्छा। और सब लोग लंच करने गए थे। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। हर मशीन में एक लोकल अलार्म होता है, वो बज रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये लंच टाइम था तो कोई गया नहीं। तो पहला तो मशीन जाती 2 करोड़ की, आग लग जाता उसमें, और बहुत सारे लोगों की नुकसान होता है। एक फैक्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने लोगों की सुरक्षा। इंडिया की नामी 2 व्हीलर कंपनी में ही जॉब मिली थी, जहाँ से मैंने करीब 1 हफ्ते बाद रिज़ाइन कर दिया था। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक शो में। मैं हर हफ्ते यहाँ पर एक यंग एंटरप्रेन्योर स्टोरी लेकर आता हूँ जो अपने आप में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होती है। आज के गेस्ट है रजत श्रीवास्तव, जो कि डिजाइनेक्स कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो रजत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अभिषेक जी, मुझे आज बुलाने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सारे स्टार्टअप्स की स्टोरी सामने ला रहे हो, जिससे नहीं हमें दिखाने का मौका मिलता है कि हमने क्या अभी तक किया, उससे कहीं आगे जाके जो हमारे अपकमिंग नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोगों की कुछ कहानियाँ सुन के कुछ तो मोटिवेशन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। तो रजत जी, आपका अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर नाम के एक छोटे से शहर से आता हूँ, और इसी शहर से आजकल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं। मेरी बेसिक स्कूलिंग, इनिशियल स्कूलिंग सारी गोरखपुर से हुई, एंड देन मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग DIT देहरादून से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। देन मैंने अपनी पहली कंपनी कैड अरीना बनाई, जो मैंने देहरादून से ही शुरू करी। मेरे फाउंडर बनने का एक बड़ा कारण देहरादून भी था, क्योंकि मुझे वहाँ का मौसम बहुत पसंद था। सो वहाँ रहने के लिए मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई, एंड फिर बिना मुझे पता चले वो कंपनी बड़ी हुई। फिर मेरी ये दूसरी कंपनी है डिजाइनेक्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सर, ये आपने इसको स्टार्ट कैसे किया था? एक्चुअली इसकी शुरुआत मैंने और मेरे बड़े भाई निशांत श्रीवास्तव ने करी थी। हम दोनों ही रियल ब्रदर हैं। हम दोनों ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। जब हमने ये कंपनी शुरू करी तो मैं अपनी पहली कंपनी से एग्ज़िट ले रहा था, और निशांत जो मेरे बड़े भाई हैं, उस समय वो बजाज ऑटो में काम कर रहे थे। एक्चुअली हम दोनों में 4 साल का एक बड़ा गैप है, जो भारत के किसी भी परिवार में दो भाइयों के बीच में अगर इतनी उम्र का गैप होता है, तो इस उम्र के गैप के साथ बातों में भी बहुत सारा गैप आने लगता है। राइट, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी बहुत कुछ अलग होती है। तो भारत के किसी भी और मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हम 2 भाई भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे बचपन से। बट एक कहानी ऐसी हुई कि जब मैं कैड अरीना में था, सो मेरी पहली कंपनी में उस कंपनी में आप जॉब करते थे या उसको भी स्टार्ट किया था आपने? नहीं, सो उस कंपनी को मैंने एज अ जूनियर ट्रेनर ज्वाइन किया था। अच्छा। और फिर अगले 1 साल में मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। अच्छा। तो आई गॉट प्रमोटेड। वहाँ के जो फाउंडर्स थे उनको अच्छा लगा मेरा काम, और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। एंड आई गेस 2015 के करीब मैंने उससे एग्जिट लिया, जब मैंने डिज़ाइनिंग शुरू करा। कैड अरीना में ही काम करने के दौरान निशांत को बजाज का एक प्रोजेक्ट था, जिसके लिए वो कोई एक अच्छा वेंडर ढूंढ रहे थे, एंड मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के वजह से कि उनके किसी दोस्त ने उनको रिकमेंड करा कि आपके भाई, आप जिस काम के लिए वेंडर ढूंढ रहे हो, आपके भाई भी वही करते हैं। सो देन मुझे वो कॉल मिला बजाज से, एंड मैं वहाँ गया। उस पर्टिकुलर काम के लिए निशांत ऑलरेडी कई सारे वेंडर से बात कर रहे थे, जो उनको बहुत लंबे टाइमलाइन और बहुत लंबा बिल दोनों ही दे रहे थे। मैंने वो काम सस्ते में तो नहीं कहूँगा, एक ठीक ठाक पैसे में, बट उससे बड़ा मैंने बहुत कम समय में वो पूरा काम करा। वो पहला मोमेंट था जब हम दोनों भाइयों में वो पहली बात शुरू होनी शुरू हुई, जहाँ पे निशांत को लगा कि अच्छा तुमको इतना आता है, एंड मुझे भी लगा कि यार निशांत मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करा सकता है।
एंड फिर हम बात करने लगे हम और क्या कर सकते हैं साथ में. नाउ दैट वी बोथ आर केपेबल. निशांत ऑलरेडी बजाज ऑटो में 8-9 साल से काम कर रहे थे एंड मैं भी एक डिसेंट पोजीशन पे पहुंच गया था. इसी दौरान बात करते करते हमने उस समय के मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे चैलेंजेस पे बात करना शुरू करा कि आज हमने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री होने के बावजूद भी कि बैंकिंग बहुत बाद में आई, एजुकेशन बहुत बाद में आया एज एन इंडस्ट्री, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्री इफ वी से. बट जब हमने मैन्युफैक्चरिंग को अंदर से देखा तो हमने रियलाइज़ किया कि मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत पुराने तरीकों से काम कर रहा है, राइट. और फिर हमने ये भी देखा इट्स नॉट लाइक कि मैन्युफैक्चरिंग चाह नहीं रहा है अपने आप को मॉडर्न टाइम में अपग्रेड करने के लिए. जहाँ आज हमारे पर्सनल लाइफ में हम हमारे खाने से लेके कैब से लेके हर एक चीज़ को ऐप पे बुक कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अपने मेजॉरिटी ऑफ सच प्रोसेसेस और अपने मेजॉरिटी ऑफ काम डे टू डे काम जो फैक्ट्री में होते हैं उनको पेपर पे ही कर रहा था. तो ये मेरे और निशांत दोनों के लिए जब हम इंडस्ट्री को इस नज़रिए से देख रहे थे तो बड़ा सरप्राइज कर देने वाला फैक्ट था, क्योंकि बचपन से हम दोनों ही डिस्कवरी और नेट जियो पे मैन्युफैक्चरिंग की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हुए बड़े हुए थे. और इन सब का जो इनिशियल जो बीज होता है वो हमारे पापा ने डाला था. उनका बड़ा कोर बिलीफ था कि जो इंजीनियरिंग के 3 कोर ब्रांचेस होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, तो एवरग्रीन होते हैं, और उन्होंने बचपन से ही हम दोनों में उसका बड़ा इंटरेस्ट बना के रखा था. तो बचपन में हम बात तो कम करते थे लेकिन हमारे टेस्ट कहीं ना कहीं एक जैसे रहते थे. तो हम नेट जियो पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे, हम डिस्कवरीज पे डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे. तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग को ऐसे इतने ग्रैंड तरीके से दिखाया जाता था, जैसे डुकाटी वेरॉन इनका मैन्युफैक्चरिंग शॉप, BMW इसका मैन्युफैक्चरिंग शॉप. तो हमें बड़ा पैशन था. बट जब हमने मैन्युफैक्चरिंग को ऑपरेशनली समझने की कोशिश करी तो हमें दिखा कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव इट, टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, राइट. तो ये हमारा वो पहला मूड पॉइंट था. और फिर हमने बहुत सारे स्टडी करा तो हमें पता चला कि सिर्फ हम जो देख रहे हैं अपने आँख के आगे और जो हमें एक आइडिया लग रहा है कि अच्छा ये तो बहुत बहुत अर्ली स्टेज में है मैन्युफैक्चरिंग. तो जब हमने मार्केट स्टडी और ये सारा कुछ पढ़ा हमें लगा कि तकरीबन 95% से ऊपर फैक्ट्रियाँ आज के टाइम में भी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे है, तकरीबन 95% से ऊपर फैक्ट्रीज के शॉप फ्लोर पे आज भी टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम या लगभग नहीं है. ओके. तो और हमें रियलाइज़ हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर हम इसमें कुछ अच्छा कर पाए तो उसका जो मार्केट साइज है वो इतना बड़ा होगा कि हमारा काम खुद अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा. तो यहाँ से करीब हम. तो सर आप मैन्युफैक्चरिंग में आपने क्या सर नयापन क्या लाया था उसमें? ओके. सो हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड है ना उसमें एक एक करके सारी इंडस्ट्रीज अपग्रेड हो रही हैं. जैसे हमने देखा लॉजिस्टिक जो आज के टाइम में इतनी एडवांस हो गई है कि आप कोई अगर अमेज़ॉन पे जब ऑर्डर करते हो तो कब आपका ऑर्डर डिस्पैच हुआ, अभी वो किस सिटी में है, आपको कब डिलीवर होने वाला है, डिलीवरी के दिन मैसेज, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो. तो ये सिर्फ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इसका जो फंडामेंटल है वो ये है कि हमारा लॉजिस्टिक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हो गया. हमारा जो लॉजिस्टिक है वो डिजिटाइज हो गया, राइट. उसी तरीके से जो बैंकिंग है आज आप UPI से लेके ATM से लेके हजारों तरीके से पेमेंट कर सकते हो. इसके मतलब अगर बैंकिंग डिजिटाइज नहीं हुआ था तब तक हर एक पैसा जो आप निकालते थे बैंक से वो किसी रजिस्टर में अपडेट होता था, फिर किसी कंप्यूटर में, और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से मैनेज होता था. इसीलिए आप कार्ड और UPI जैसे सिस्टम नहीं ला सकते थे. तो पहला जो फंडामेंटल बैंक ने करा कि अपने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया, जिसके वजह से टेक्नोलॉजीज लाइक ATM कार्ड या UPI पॉसिबल हो सका.
उसी तरीके से लॉजिस्टिक ने पहले अपने आप को फंडामेंटली, वो सामान जब कहीं से निकलेगा तो वो क्या सिस्टम में एंट्री होगी, जब कहीं पहुंचेगा तो कैसे पता चलेगा, उस फंडामेंटल चीज़ को डिजिटाइज किया गया, जिसके ऊपर आज का पूरा ई कॉमर्स बिल्ड है, राइट। हम मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा सेम अचीव करना चाहते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाने पड़ते हैं और बनाने पड़ेंगे ही, राइट। आपको किसी भी काम को बार बार रिपीट करने के लिए आपको रूल बनाने पड़ेंगे। आप तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है और उससे प्रोडक्शन होता है, करेक्ट। बिल्कुल। अब रॉ मटेरियल आता है और उससे प्रोडक्शन होता है, हर बार जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी सेम हो, उसको सेम एफिशिएंसी से बनाया जाए, उसको बनाने में जो लोग लगे हैं उनका सेफ्टी इंश्योर हो, उसको बनाने में जो मशीन लगी हैं वो एक लंबे समय तक सेम परफॉर्मेंस पे चलती रहे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका लगातार ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिस हुआ तो वो फैक्ट्री लंबे समय तक प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, करेक्ट। हमने यही देखा कि ये जो सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्शन, यूटिलिटी और उनके रॉ मटेरियल को मैनेज करने का जो पूरा सिस्टम था वो आज के टाइम में पूरा पेपर पे हो रहा था। मतलब उनके सेफ्टी ऑडिट पेपर पे हो रहे हैं, उनके क्वालिटी चेक्स पेपर पे हो रहे हैं, प्रोडक्शन के जो लॉग बुक हैं वो एक मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री में आज भी रजिस्टर पे नोट होता है। ऐसे करीब हमने आइडेंटिफाई किए कि एक मीडियम टू लार्ज साइज फैक्ट्री में करीब 300 से 400 प्रोसेस ऐसे हैं जो पेपर पे होते हैं, राइट। और हमें इसको डिजिटाइज करना था, बट ये काम इतना आसान नहीं था कभी भी, क्योंकि हम वो पहले लोग नहीं हैं जिनको इस समझ में आया, जिन्होंने ये करने की कोशिश करी। ऑलरेडी बड़ी कंपनियां लगी होंगी। हाँ, हमसे पहले और हमसे 1000 गुना बड़ी कंपनियां इसको कर रही हैं और हमसे 10 साल पहले, 20 साल पहले से ये ड्राइव चल रहा है। बट उन सबके एंड में जो एंड रिजल्टेंट है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2022 का सर्वे है, वो अभी भी यही बोल रहा है कि क्या कहते हैं 95% से ऊपर फैक्ट्रीज आज के टाइम में डिजिटाइज नहीं है। डिजिटाइज तो छोड़ो, उनमें इंट्रोडक्शन भी नहीं है कई सारे फैक्ट्रीज में डिजिटल का। सर बड़ी कंपनियां ऑलरेडी ये सब काम कर रही है, तो ये 95% से ज़्यादा कंपनियां ऐसे बच कैसे गई? इसका मतलब वो सही काम नहीं कर रही, कुछ तो गैप है उनके काम करने में, कुछ तो एक गैप है जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, उस स्केल पे नहीं हो पा रही है। तो हमने समझने में कोशिश करी कि ये जो बड़ी कंपनियां या जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट की कंपनीज हैं, इनके काम करने में गैप क्या है, ठीक है। सो हमने रियलाइज़ किया कि आज भी एक जो मेजॉरिटी ऑफ डिजिटाइजेशन है फैक्ट्री के प्रोसेसेस का, वो बड़ा प्रोजेक्ट बेसिस पे है कि फैक्ट्री को एक डिजिटल प्रोसेस का रिक्वायरमेंट आता है, वो ऐसे किसी बड़ी कंपनी को इनवाइट करती हैं, वो उनको अपना स्कोप डॉक्यूमेंट देती हैं, प्रोजेक्ट स्कोप देती हैं, फिर वो महीनों का टाइम लगाते हैं और उसके बाद वो डिलीवरी होती है। चैलेंज क्या है कि जस्ट बिकॉज ये बड़ा कस्टम उनके लिए बना है, तो वो जो कंपनी डेवलप कर रही है उसको भी प्रीमियम अपने रिटर्न्स के लिए उसको एक प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन केस का वो है। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए भी कॉन्स्टेंटली वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है उस डेवलपिंग कंपनी को, जो कंपनी डेवलप कर रही है, राइट। इससे एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 4 प्रोसेस तो पॉसिबल है, बस 300 से 400 प्रोसेस कभी भी पॉसिबल नहीं। अगर एक प्रोसेस को करने का कॉस्ट है, जब हमने क्या रियलाइज़ किया कि 5 से 6 लाख उस समय का एक एवरेज प्रोसेस को डिजिटाइज करने का कॉस्ट था, ओके। तो हमने कहा कि जब 6 लाख गुणे 400, दैट मीन्स ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। और यही कारण है कि 95% फैक्ट्रीज अभी तक वायबल नहीं है। हमारा पहला टारगेट था कि हमें इस कॉस्ट को 100th करना है। अगर हमें 100, क्योंकि हमने ये देखा कि हर फैक्ट्री में 3-4 डिजिटाइजेशन हो रखा है, तो यानी यही उनका वो बजट है जो वो स्पेंड कर सकते हैं। तो हमें इस बजट में या इससे थोड़े से और ऊपर बजट में 300 से 400 प्रोसेस करना है। तो ये हमारा चैलेंज स्टेटमेंट था। मतलब सर आपका वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट में वो मशीनें होती है जो मैनुअली काम करती थी पहले, उसको आप डिजिटलाइज कर रहे हैं? मशीन से ज़्यादा जो मैनुअल एक्टिविटी थी, जैसे मुझे सेफ्टी ऑडिट करना है, तो मैं पेपर पे करता था। लोग वहाँ पेपर पे करते हैं। अब पेपर करने के बाद वो एक फाइल में लगता है,
फाइल में लगने के बाद वो एक स्टोर में जाता है, फिर एक बंदा उसको उठाता है, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करता है, फिर वो एक्सेल सबका रिपोर्ट में जाती है। अच्छा। ये एक बड़ा लंबा चेन ऑफ एक्टिविटी है जो किसी को भी, ये कोई क्वालिटी का ही प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोडक्शन का ही प्रोसेस हो सकता है, या मशीन के भी टर्म में अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे ये पता करना है कि आज के डेट में मशीन ने कितना प्रोडक्शन करा, तो एक कॉमन प्रोसेस ये है कि मैं मशीन पे जाऊंगा और उसका रीडिंग नोट करूंगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ, 8 बजे कितना प्रोडक्शन था, रात के 8 बजे कितना प्रोडक्शन है, अगले दिन 8 बजे कितना प्रोडक्शन है, तो मुझे हर गैप का प्रोडक्शन पता चलेगा, राइट। तो ये बड़ा मैनुअल और बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी था। और ऐसे 300 से 400 बहुत कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंस होते हैं कि आपको दिन में इतना ही पानी यूज करना है। बड़े ओसास जो एक क्या कहते हैं सेफ्टी की एक एजेंसी है, या आईएसओ का अगर किसी ने सर्टिफिकेशन ले रखा है तो आईएसओ के अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस होंगे जिसको उनको कंप्लाई करना होता है। अगर वो ना कंप्लाई कर पाए तो उनके ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट आता है, उनके ओवरऑल पोजिशनिंग को इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा उनके जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसकी क्वालिटी चेक्स, वो अपने आप में एक प्रोसेस है। तो हमने देखा ऐसे मतलब एक एक करके ऐसे 300 से 400 प्रोसेस कोई भी प्रोजेक्ट देके डिजिटाइज नहीं करा सकता, उतने महंगे प्राइसिंग में डिजिटाइज नहीं करा सकता। तो हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना करी जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है, वो खुद चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाए। अच्छा। और जिसको हम बोलते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ। ओके, तो अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए जिसपे वो जो पूरा प्रोसेस है वो खुद ही डिजिटाइज कर पाए, वो खुद ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक पूरा वर्कफ्लो बनाए, और जैसे वो वर्कफ्लो बनाता है तुरंत उसको मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन मिल जाए, उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाए, IS एप्लीकेशन मिल जाए, उसको डैशबोर्ड मिल जाए, वो डिजिटल ट्विन भी हमारा एक ऑफरिंग है, तो वर्चुअली अपनी पूरी फैक्ट्री 3D में ला पाए। अगर वो ऐसा खुद कर पाता है तभी 300 से 400 प्रोसेसेस करना पॉसिबल है, जब वो खुद करें। अगर मेरी टीम को उनके लिए डिजिटाइज करना होगा देन तो हम 10 फैक्ट्री से ऊपर कभी कैटर कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने वो एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल फैक्ट्री ऑपरेटिंग सिस्टम और DFOS। ओके, हमारे पहले जहां हर एक डिजिटाइजेशन एक नया प्रोजेक्ट होता था अपने आप में, एक नया प्लेटफॉर्म होता था अपने आप में, और हर डिजिटाइजेशन को करने के बाद फैक्ट्री के लोगों को, मैनेजमेंट को, अपने ऑपरेटर्स को बहुत सारी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी हर एक डिजिटल सोल्यूशन को यूज करने का। हमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा जस्ट बिकॉज हमारा DFOS वन कंपनी वन प्लेटफॉर्म है। तो DFOS हमने क्या, जो DFOS प्लेटफॉर्म है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे की पूरे कंपनी के लिए। इससे उनको फ़ायदा क्या होता है कि उनको अपने लोगों को एक बार इस प्लेटफॉर्म को सिखाना होता है, उसके बाद वो 100, 200, 300 कितने भी डिजिटल सोल्यूशन लाएं, उनको बार बार अपने लोगों को नहीं सिखाना पड़ता है, उनके लोग खुद ही डिजिटाइजेशन कर पाते हैं। और ये डिजिटाइजेशन करने के लिए और भी एक कॉम्प्लीमेंट्री जो इकोसिस्टम चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे मशीन से डायरेक्ट कनेक्ट करके उसका डेटा रियल टाइम में लाना, ये हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो वो ऐसे प्रोसेस बना पाते हैं कि अगर मशीन 10 मिनट तक नहीं चली तो किसको मोबाइल पे अलर्ट जाएगा। अच्छा। वो जाके वहाँ क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि वहाँ मटेरियल है कि नहीं, वहाँ प्रोडक्शन प्लान अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ लोग अवेलेबल हैं कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें वो इनपुट दे पाएगा। वो लेट्स से अगर किसी मशीन पे टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल के ऊपर चला गया तो वो जाके उसको करेक्ट कर, मतलब सही लोगों को अलर्ट चला जाएगा और वो जाके उसको देख पाएंगे कि क्यों वो टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल के ऊपर चला गया। मैं बताऊं, अगर रिसेंटली एक कस्टमर है हमारे, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट उनके वहाँ एक मशीन थी जो करीब 1.5 से 2 करोड़ की मशीन थी। उसमें लंच टाइम हो रहा था और उनका हीटर कोई ऑफ करना भूल गया था। अच्छा। और सब लोग लंच करने गए थे। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। हर मशीन में एक लोकल अलार्म होता है, वो बज रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये लंच टाइम था तो कोई गया नहीं। जस्ट बिकॉज उन्होंने हमारा DFOS ले रखा था तो उनके सही लोगों को सही टाइम पे अलर्ट जा सका। अच्छा। और वो जाके उस हीटर को ऑफ कर पाए। अगर हमारा DFOS नहीं होता इस सिनारियो में तो पहला तो मशीन जाती 2 करोड़ आग लग जाता उसमें, और बहुत सारे लोगों की नुकसान होता है। एक फैक्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने लोगों की सुरक्षा, और
जो हमारे डिफॉल्ट सिस्टम ये दोनों ही अवेल कराता है, लोगों की सेफ्टी और जो उनका प्रोडक्शन है उसका क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस कंट्रोल। सर जैसा कि इसका नाम से लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है क्या, मतलब कि इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है कि या कैसे काम करता है फिर? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप कह सकते हो कि इट्स मोर ऑन अ फिलोसफिकल लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या अलाउ करता है, अगर मैं एक विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हाँ उसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके मतलब एक सेम कंप्यूटर से आप और चीज़ें कनेक्ट करते हुए और नई नई चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके कंप्यूटर का सब कुछ वो एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, राइट। उसी तरह एक फैक्ट्री में भी बहुत सारे सिस्टम एंड प्रोसेस होते हैं, जो कुछ बहुत बैकएंड के प्रोसेस होते हैं, कुछ फ्रंट एंड के प्रोसेस होते हैं, कुछ सेफ्टी के, कुछ क्वालिटी के, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड। तो हमारा प्लेटफॉर्म ये उनको एक जरिया देता है जिसपे ये सारे प्रोसेस कनेक्ट हो सके, इस पे उनके सारे हार्डवेयर कनेक्ट हो सके, उनके मशीन्स कनेक्ट हो सके, उनके अलार्म्स कनेक्ट हो सके, उनके कन्वेयर्स कनेक्ट हो सके। तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल सेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट टूल है आज के टाइम में। जैसा कि ये लग रहा है काम से कि ये B2C बिजनेस नहीं है, ये कंपनियों को बेचने लायक B2B, और बट इसमें जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो पूरा ही B2C का रिस्पांस है। तो कस्टमर का रिस्पांस कैसे है, जबकि यूज तो कंपनियां करती है? हाँ, कस्टमर, हमारे एंड कस्टमर, कंपनीज में जो ऑपरेटर्स, जो यूजर्स हैं, हाँ। ठीक है। सो हमने क्या रियलाइज़ किया, तो पहला तो अगर मैं बताऊं कि आज के टाइम में मोर देन 30+ ग्लोबल लोगोज ओके हमारे कस्टमर्स हैं। चाहे वो यूनिलीवर हो जिसके हम साउथ एशिया पार्टनर हैं, उन साउथ एशिया में उनकी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो डिफॉस यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, देन पिडिलाइट, मैरिको, आई थिंक देन डाबर, यू नेम अ कंपनी वी वुड बी प्रॉब्ली देयर, ठीक है। अब एक कंपनी का नाम लो, हम तकरीबन उसमें होंगे, ठीक है। अभी इंडिया के हम करीब 400 से ऊपर फैक्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। उसका कारण ये नहीं कि हम 400 में ऑपरेट कर सकते हैं, उसका कारण ये है कि अभी हमारे पास बैंडविथ कम हो गया। हम जितना डिलीवर कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमें रिस्पांस या डिमांड आया है। तो इन दिनों अभी हम अपने टीम को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हमने रिसेंटली IT दिल्ली में शिफ्ट करा, अपना एक हम नए ऑफिस में एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन सर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां के होने के बावजूद भी आप 400 कंपनियों तक पहुंचे सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मैं बोलूँ आज तक हमने हर वो कस्टमर जिसको हमने डिफॉल्ट पिच किया है वो आज हमारा कस्टमर है, तो हमारा 100% क्लोजर रेट है टिल टुडे। बिल्कुल सर। अब आपने जैसे ये पढ़ाई जब किया था, B.Tech किया था, तो उसके बाद सर अपने प्लेसमेंट से जॉब मिल गई थी? हाँ, मुझे एक कंपनी में, एक इंडिया की नामी 2 व्हीलर कंपनी में ही जॉब मिली थी, जहाँ से मैंने करीब 1 हफ्ते बाद रिज़ाइन कर दिया था। 1 हफ्ते में ही? हाँ, बिकॉज मुझे डिज़ाइन हमेशा से डिज़ाइन करना। ज्वाइन क्यों किए फिर उसमें? क्योंकि बहुत सारे कारण थे। हाँ, तब तक मुझे पता नहीं था मेरा पैशन क्या है। अच्छा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद ही कई लोगों को पता चलता है। 1 सप्ताह में ही पता चल गया आपका पैशन? हाँ, तो इसके 2 कारण थे। एक तो मुझे डिज़ाइन करना था, दूसरा जो मेरी नौकरी लगी थी वो गुड़गांव में लगी थी, होंडा चौक के पास मैं रहता था। और जब मैंने ज्वाइन किया तो जून का समय था और बेहद गर्मी होती है गुड़गांव में उस समय। और जैसे मैंने बताया कि देहरादून वो पहला कारण था जिसकी वजह से आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। वो कारण इसलिए था क्योंकि जब मैं गुड़गांव में जून में आया तो मुझे बहुत गर्मी लगी और मैंने कहा कि मैं इस गर्मी में काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे जो उस समय ट्रेनर या मेंटर थे उनको कॉल किया कि मैं आपकी कंपनी में, अगर आप बस मुझे घर लेने के पैसे दे दो, रेंट देने के पैसे दे दो देहरादून जैसे शहर में, तो मैं आके आपके साथ काम करूँगा। सर आपका घर जैसे कि गोरखपुर में था तो उतनी ही गर्मी तो यहाँ भी पड़ती है गुड़गांव में? देहरादून में आदत बिगड़ गई थी। अच्छा। हाँ, वो देहरादून बहुत ही ठंडी वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। हमारा जो कॉलेज है उसको कहते हैं कि पढ़ने की जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ देहरादून, DIT यूनिवर्सिटी, DIT देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DIT।
ओके सो हमारे कॉलेज में ऐसा है कि आप हमारी खिड़कियां खोलो बादल आते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये इतना खूबसूरत तो जगह, बादलों के ऊपर आते हैं। अरे इतनी बहुत खूबसूरत जगह है। हमारा कॉलेज इज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, बट डेफिनेटली नॉट फॉर एजुकेशन। आई मीन पढ़ाते अच्छा हैं लोग नहीं पढ़ पाते हैं ऐसे ऐसे माहौल में। हाँ, स्पेशली हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं। तो मेरा प्राइमरी ये दो कारण थे। मुझे डिज़ाइन में कुछ करना था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी गुड़गांव में, तो मैंने कहा कि देहरादून जा, तो रिज़ाइन दे दिया और मैं देहरादून आ गया। बट कहते हैं ना कि किस्मत में जो होना होता है वो होता ही है। अब आयरनी ये है, 2013 में मैं वापस से देहरादून गया था। इन 2019 मैंने पहली कंपनी शुरू करी देहरादून से, उसको सेल किया 2015 में। दूसरी कंपनी भी हमने उसी दौरान शुरू करी, मैंने और निशान ने, और हमने अपना पहला ऑफिस बनाया हरिद्वार में। तो देहरादून में भी पहली कंपनी आपने स्टार्ट किया था इसके पहले? नहीं, कैटरीना जिसको मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, ज्वाइन किया था। हाँ, तो उससे एग्जिट करने के बाद जो डिजाइनिक्स मेरी दूसरी कंपनी है। पहली कंपनी तो मैंने एज अ जूनियर ट्रेनर ज्वाइन किया था उसका, और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था प्रमोट होते होते। 1 साल में मैंने काम में बहुत मेहनत से करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर जब 2015 में हमने कंपनी शुरू करी, मैंने और निशान ने, तो हमने अपना ऑफिस बनाया हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में एक इंडस्ट्रियल एरिया है सिडकुल, और हमें लगा जगह कि भी बहुत अच्छा है, और जगह भी बहुत अच्छी है। गर्मी का हाँ थोड़ा कम इम्पैक्ट है, बट धीरे धीरे स्टाल्स ऐसे अलाइन होते गए, काम बढ़ता गया। हमने हरिद्वार का यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री ऑफ हरिद्वार हमारी पहली कस्टमर थी। तो उसी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप में बहुत इनोवेशन को प्रमोट करती है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमें बहुत सारा काम मिलता गया। धीरे धीरे जैसे हम यूनिलीवर के पैन इंडिया, देन फिर जब साउथ इंडिया पार्टनर बने, तो हमें अपना ऑपरेशन पहले हरिद्वार से थोड़ा दिल्ली मूव करना पड़ा, फिर हमें खुद भी मूव होना पड़ा, और फाइनली अगर मैं आज की डेट में बताऊँ, मेरा अब जो घर है वो होंडा चौक पे ही है। तो यहाँ भी बहुत गर्मी लगती है दिल्ली में। वही होंडा चौक जो मैं छोड़ के गया था 2013 में। तो बट इस बारी मैं बहुत कंफर्टेबल सिनारियो में हूँ, क्योंकि अब कंपनी बड़ी हो गई है, तो हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो सर आपका ये स्टार्टअप अभी प्रॉफिटेबल है? हाँ, प्रॉफिटेबल। एक्चुअली ये हमारा रियलाइजेशन है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, स्पेशली B2B स्पेस में, जो कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कस्टमर के लिए आप कुछ नए तरीके का मार्केट क्रिएट करने का, आई मीन नए मार्केट तो आपको हमेशा ही क्रिएट करना होगा, बट अगर आप सोल्यूशन फोर्स नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी कंपनी हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेगी एक B2B में। ओके, तो जैसा हमने बताया कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, वो 93% मैन्युफैक्चरिंग की, 95% मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम थी। अब जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस का कभी भी नहीं ध्यान देना पड़ता है, और ना ही हमने दिया, क्योंकि मैं और निशांत हम दोनों ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं अपनी पूरी फैमिली में। तो जनरली ऐसा कहते हैं कि वी श्रीवास्तवास आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़, एंड व्हाट आई हैव सीन कि हमने अपने घर में भी देखा है कि हम बड़े अच्छे जॉब वाले हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके लिए भी काम करते हैं, राइट। तो मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं करा। अच्छा। और तो मेरा निशांत का एक बड़ा पहला एक्सपोजर था बिजनेस के लिए। तो पेरेंट्स लोग सपोर्टिव थे पूरे। तो आप ये समझो कि निशांत ने एक्चुअली, मेरे फादर एक्चुअली वो बड़े प्रैक्टिकल और बड़े एक्सपेरिमेंटल इंसान हैं, ठीक है। खाने का उनको बहुत शौक है, और लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का भी उतना ही शौक है। क्योंकि सर हम लोगों के एरिया में तो बस यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है पढ़ लिख करके। आप ये देखो, निशांत ने तो जब ये कंपनी शुरू करी, मतलब ज्वाइन, हम दोनों ने जब शुरू करी, तो उसने बजाज से रिज़ाइन देके कंपनी शुरू करी, और इसमें वी हैड फुल सपोर्ट फ्रॉम पापा। अच्छा। कि हमने उनको एक बार बोला कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ अगर लगता है सही तो करो। तो ये हमारी वो वाली स्टोरी नहीं है जिसमें हमें सबसे बहुत सारे परेशानियों और दिक्कत का सामना करना पड़ा। अच्छा। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि एज अ पर्सन अभी तक भी मैं जिसके पास भी गया कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें हेल्प चाहिए, आप मेरी ये मदद कर दोगे, आप मुझे वो कर सकते हो क्या, मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे किसी से भी मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो उस मामले में मुझे लोग बड़े अच्छे मिले, ना ही मुझे अपने कंपनी में जॉब करने के लिए, बट
एज इन जनरल भी मुझे मैन्युफैक्चरिंग में भी जब हम उनके पास गए इनिशियली कि आप मुझे ये करने दो वो करने दो, उन्होंने हमें पूरा प्लेटफॉर्म दिया हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके पीछे उन्होंने हमारे खुद का भी इंटेंशन और एस्पिरेशन देखा कि हम जब भी उनसे बात करते थे हम बड़े बहुत एक्साइटमेंट से, कि क्योंकि मेरा खुद का ऐसा है कि जब मैं मशीन्स देखता हूँ तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। अच्छा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे कस्टमर्स ने भी वो हमारा वो सेम एक्साइटमेंट देख पाए कि ये जब इतने एक्साइटमेंट है आप कुछ तो अच्छा करेंगे। तो आधे तो क्योंकि हमारे पास हमने जब शुरू करा तो ऐसी कंपनीज के साथ काम करने के लिए और स्पेशली यूनिलीवर जैसे कंपनी के साथ काम करने के लिए तो आपको बहुत अच्छा प्रोफाइल दिया चाहिए जनरली। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट फॉर मशीनरी ही है जो देख के लोगों ने हमें चांसेस दिए। सर तो इनिशियली में आप दोनों लोगों ने शुरू किया था तो फंडिंग थे उस टाइम ही है, फंडिंग के लिए तो सर बहुत इन्वेस्टर के पास जाना पड़ा होगा? नहीं, तो इनिशियली फंडिंग नहीं थी, बल्कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। राइट, सो हमारे पहले इन्वेस्टर तो हमारे पापा ही थे। और तो बेसिकली हमने क्या रियलाइज़ किया कि और पैसे हमने बहुत कमाए, हमने गलतियां करी क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था शुरू में। तो हमारा ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी जैसा इससे कुछ वास्ता ही नहीं था। हम बड़े एक्साइटेड थे कि हम जो कर रहे हैं यार ये बहुत दुनिया से आगे की चीज़ है। बट धीरे धीरे आपको समझ में आता है, आप गलतियां करते हो। तो मेरा एक ही वो है कि जब भी आप काम करो ना, आप अपने काम के लिए बड़े क्रिटिकल रहो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। राइट, वो क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है आपको लॉन्ग टर्म में सही होने के लिए। ठीक है, तो हमने जब काम किया तो हमने पापा से फंड्स लिए। मैं नहीं कहूँगा कि हमने बहुत बेस्ट यूज़ किया, बट हमने एक डिसेंट यूज़ किया जिससे हम एटलीस्ट हमेशा ही लॉस नहीं करा, ब्रेक इवन पे हम बने रहे, लगातार बने रहे। और उसका एक बड़ा कारण था कि हम जो कर रहे थे उसकी इंसेन रिक्वायरमेंट है पूरे मार्केट में। तो करीब 2020 हमारा जो फंडिंग हुई वो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हुई। तो लॉकडाउन से एक हफ्ते पहले हमारी पहली फंडिंग हुई और मॉड्यूलर कैपिटल हु इज़ आवर इन्वेस्टर एंड स्पेशली फ्रॉम मॉड्यूलर a great thanks to Bhavish. So Bhavish has led that entire funding from modular side. तो जब मैं भविष्य से मिला तो आई थिंक ही वॉज द दूसरे या तीसरे ही इंसान थे जिनसे मैं मिला था फंडिंग के लिए। और उनको मैंने अपना पूरा प्रोडक्ट दिखाया और एंड में उनका असेसमेंट था कि यार तुम्हारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। उनका असेसमेंट था कि बिकॉज उनका बैकग्राउंड ऐसा था, ही वॉज कमिंग फ्रॉम ये गार्टनर ऐसे बड़े बड़े फर्म्स के साथ उन्होंने काम करा था। उन्होंने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखे थे। तो इस फंडिंग के पहले एक तो हम खुद भी कभी स्टार्टअप वाले मोड से काम नहीं कर रहे थे, हम तो बिजनेस चला रहे थे। एक बिजनेस जिसमें पैसा आएगा, हम सैलरी लेंगे एंड देन हम इसको बड़ा बनाएंगे। सर ये बिजनेस और स्टार्टअप में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। बिजनेस और स्टार्टअप में, बिजनेस में आपका प्रॉफिटेबिलिटी डे 1 से एक बड़ा कंसर्न रहता है। ठीक है, और एक स्टार्टअप में आपका एक लॉन्ग टर्म मार्केट एक्विजिशन एक बड़ा टर्म रहता है। बिजनेस में आप कभी भी इनिशियली आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं रहता है कि मुझे इस मार्केट का लीडर बनना है। बिजनेस में आपको डे टू डे का प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप एक स्टार्टअप माइंडसेट क्या होता है कि क्योंकि एक स्टार्टअप का मतलब है आपके पास बहुत कम रिसोर्स है। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस मतलब आपके पास इनफ रिसोर्स है उसके लिए जो आप करना चाह रहे हो सकता है एक बिजनेस छोटा बिजनेस हो, बट उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास आप अपना जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हैं आपके पास, उसको आपको बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं है और डे 1 से उसका प्राइम क्राइटेरिया है कि प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन एक स्टार्टअप जनरली मतलब ऐसे तो सबको अपने स्टार्टअप को एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है वो कोई भी स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। राइट, बट स्टार्टअप जनरली इनफैक्ट अगर मैं अपने एक मेंटर का ही वर्ड रिपीट करूं कि बिजनेस आप आज के मार्केट के लिए बनाते हो और स्टार्टअप आप कल के मार्केट के लिए बनाते हो। एक बड़ा डिफरेंस ये है। राइट,
और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बेसिकली। बाकी कितना प्रॉफिटेबिलिटी होती है, हो सकता है स्टार्टअप भी डे वन से प्रॉफिटेबल हो सकता है और एक बिजनेस भी डे वन से लॉस में जा सकता है, बट जो कोर इंटेंट है, जो एकदम फंडामेंटल डिफरेंस है एक बिजनेस और एक स्टार्टअप का, बिजनेस आप आज की मार्केट के लिए बनाते हो और स्टार्टअप एक कल की मार्केट के लिए बनाते हो। जैसे पहली बार जब रेफ्रिजरेटर बना होगा तो उस समय कोई बिजनेस रहा होगा जो कोई एक ऐसा बिजनेसमैन रहा होगा जिसने 100 लोग हायर कर रखे होंगे जो घर घर बर्फ की सिल्लियाँ पहुंचाते होंगे और वो उसको डे टू डे का प्रॉफिटेबिलिटी रहा होगा। वहीं कोई एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होगा जो पैसे इन्वेस्ट करके R&D में डाल रहा होगा ताकि मैं रेफ्रिजरेटर बनाऊं जिससे मैं कल का मार्केट कैटर करूंगा। बिल्कुल। तो सर हम फंडिंग में थे, तो सर आपने पहले इन्वेस्टर के पास गए तो क्या गलतियां करी कि मतलब वो रिजेक्ट हो गया, या इम्प्रूवमेंट करते गए कि तीसरी फंडिंग मिल गई आपको? ओके, तो वही एक्चुअली गलतियां मुझे सारी भविष्य ने बताई कि मैं क्या कर रहा था अभी तक, बट ही वाज काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी क्या है। तो शुरू में हम कई सारी गलतियां कर रहे थे, जैसे जनरली कुछ एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको फंडिंग नहीं मिलती है ना तो उसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि आप खुद कुछ गलती कर रहे हो और इन्वेस्टर्स भी गलत हो सकते हैं, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है किसी भी फाउंडर के लिए कि जस्ट बिकॉज आप रिजेक्ट हो रहे हो डजंट मीन कि आप जो भी कर रहे हो सब कुछ गलत है। कुछ ना कुछ गलती तो सभी कर ही रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही करने के बाद भी आपके साथ गलत होगा। बट हमेशा ही एक इन्वेस्टर जो आपको सारी इनपुट दे रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग के बड़े कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे उनके बड़े बेस लेवल पे डिजिटाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उस समय एक बूम आया हुआ था, एक ट्रेंड चले हुए थे कि हाँ स्टार्टअप और AI, जब तक AI ML नहीं है आपके प्रोडक्ट में वो अपील नहीं थी इन्वेस्टर्स को। तो हमारे साथ भी क्योंकि हमने कोर पे प्रॉब्लम समझी थी, तो हमें लगा कि AI ML तो तब आएगा जब एक कोर पे डिजिटाइजेशन हो जाएगा। और लेकिन हमसे इनिशियली इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई AI ML जैसा कुछ बताओ। ओके, तो एक वो गलती थी कि हम मार्केट के स्ट्रीम के साथ नहीं जा रहे थे, मार्केट स्ट्रीम पे नहीं जा रहे थे। बट मैं इसको गलती नहीं करूँगा, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, एज अ फाउंडर, एज अ CEO मैंने भी ग्रो किया उन 2-3 पिचेस में। कई सारी गलती, जैसे मैं शुरू में नहीं बता पाता था कि मेरा टैम कितना है, या मेरा सैम कितना है, ये सारे बेसिक वर्ड्स में नहीं बता पाता था, राइट। लेकिन जब मैंने कैलकुलेट करना शुरू करा तो, और स्पेशली भावेश के पॉइंट तक मैं वो कैलकुलेट कर पाया था टाइम मेरा, जो आज के टाइम में जितने भी मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्रीज हैं, वी हैव द बिगेस्ट टाइम। इससे बड़ा टाइम इस समय मार्केट में नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के डिजिटाइजेशन का। मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम में ग्लोबल GDP का 1/3 है, और उसको अगर आप डिजिटाइज करो इट्स रियली रियली बिग। नथिंग इज एज बिग एज मैन्युफैक्चरिंग, जिसके पास ग्रीन फील्ड है पूरा डिजिटाइजेशन का। सर आपकी ये स्टार्टअप जर्नी में कभी तो ऐसा समय आएगा कि लगता होगा कि आप इसको क्विट कर देना चाहिए कि चलता ही गया? सर यार एक्चुअली देखो, ये एक मैंने एक्चुअली मेरे कई सारे दोस्तों से ऐसा बात हुआ है जिनको कभी ना कभी ऐसा फीलिंग आया। ओके, तो मैंने देखा ये फीलिंग जनरली तब आती है जब आप स्टार्टअप ना उस पैशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप वो काम करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट वो स्टार्टअप करने के लिए आप स्टार्टअप कर रहे हो। आपको इसका शौक है कि मेरा एक स्टार्टअप का एक मॉडर्न ऑफिस होगा, उसमें बहुत सारे कूल लोग आएंगे, हम अच्छे एड्स बनाएंगे, हमारे कलरफुल ब्रांड पोजिशनिंग होगी, हमारे इंटरेस्टिंग वो होंगे, हम मालिक होंगे, $1 बिलियन की वो होगी, फंडिंग होगी। तो जब भी एस्पिरेशंस ये होंगे ना, तो ये बड़े शैलो एस्पिरेशंस हैं कि ये एक वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स हैं जो आप करने वाले हो, राइट। एस्पिरेशन, जैसे मेरा हमेशा से एस्पिरेशन रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को डिजिटाइज करूँगा। मैंने जैसे बताया कि मुझे मशीन्स को देख के एक्साइटमेंट होता है। अब इसके बाद ना अगर आपको एक मशीन भी देखने को मिल रहा है तो आप खुश रहोगे, ठीक है। कि अगर लाइक आप ये ब्लॉग्स कर रहे हो, जब तक आपको एक ब्लॉग भी करने को मिलेगा आप खुश रहोगे। आपको 4 लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, आप खुश रहोगे कि मुझे आज कुछ और पता चला। बाकी एवरीथिंग इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर डे टू डे इंटरेस्ट।
तो मेरा और निशांत का शुरू से ही शॉप फ्लोर में हमें जाके बड़ी खुशी होती है। बिजनेस और वो सब कुछ एक साइड में है, हमें किसी की फैक्ट्री देख के बड़ी खुशी होती है। हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये बाइक ऐसे बनती है, ये कार ऐसे बनती है, ये टूथपेस्ट ऐसा बनता है। आज के टाइम में हम एक FMCG से लेके, एक ऑटोमोबाइल से लेके, एक केमिकल से लेके, एक सीमेंट से लेके, स्टील फैक्ट्री से लेके, हर एक फैक्ट्रीज को मतलब लगभग मैंने देखा है, खुद देखा, फर्स्ट हैंड देखा है, उनके इंटरनल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन समझे हैं। तो मुझे लगता है मेरे स्टार्टअप का मुझे सबसे बड़ा जो वो है, जो कारण है कि मुझे कभी ऐसे थॉट्स नहीं आए, इस हमेशा ही एक फैक्ट्री तो हो ही सकती थी जहां मैं जा सकता था, और वो इनफ रहा है। बट हाँ, बहुत बारी डाउन टाइम बहुत लो टाइम आए। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा है कि जब मैंने क्विट करने का सोचा, बट लो टाइम आया। कभी ऐसा था कि इस मंथ सैलरी कहाँ से आएगी, हम ऐसे भी सिचुएशन है कि हमारे पास इतने सारे PO पड़े हैं, बट हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है डिलीवर करने को। इट्स लाइक कि आपके पास खाना पड़ा है, आप खा नहीं सकते हो। तो ये बड़ी बेचैन कर देने वाले समस्याएं हैं। तो इन सारे सिचुएशन में वही है कि एज लॉन्ग एज आपका इंटरेस्ट बना है आपके काम में, आप कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हो। क्योंकि एक्चुअली मैंने ये देखा कि 1 मिनट में ना कुछ भी ऑफ होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, स्विच के अलावा पूरी दुनिया में 1 मिनट में ऑफ होता नहीं है। तो और मतलब आपके पास 24 घंटे के कईयों दिन पड़े हुए हैं। तो ऐसा अगर कोई बोल दे कि 24 घंटे काम करके जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और जो वायबल है, कुछ चीज़ें आपको बेसिक मेक श्योर करनी पड़ेगी आपके स्टार्टअप के लिए। बट अगर आप ऐसे बोलते हो कि एक ऐसी चीज़ जो वायबल भी है, जो प्रैक्टिकल भी है और जो आप खुद कर सकते हो, उसके बाद भी 24 घंटे लगा के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको क्विट कर देना चाहिए। सर, तो हमारी ज़्यादातर ऑडियंस कॉलेज में ही है, जो कि 3rd ईयर या फाइनल ईयर से सपना देखते रहते हैं कि मेरे को भी स्टार्टअप करना है। तो उनको कॉलेज से ही करना चाहिए, या मतलब आपकी तरह जॉब में जाकर एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? क्या बेस्ट रहेगा? एक्चुअली मैंने ये स्टार्टअप करके समझा कि स्टार्टअप करने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, ठीक है। बल्कि आप जितना जल्दी बिजनेस का, बिकॉज स्टार्टअप करने में एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मुझे लगा कि मेरे में गैप था जब मैं स्टार्टअप कर रहा था, जो मुझे समझ नहीं थी, वो थी बिजनेस की बेसिक समझ। तो हर इंसान को जितने जल्द से जल्द हो सके अपने बिजनेस के की KPIs पे को समझना आना बड़ा ज़रूरी होता है। उसको जितने छोटे से छोटे स्केल से वो बिजनेस का ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग शुरू कर पाएँ, वो अपने अंदर अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना पाएँ, वो उतना जल्दी किसी भी स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो एक स्टार्टअप को करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए। एक तो है आइडिया। तो आइडिया तो वो आना उस इंसान पे ही डिपेंड करता है, लेकिन उस आइडिया के साथ है कि बिजनेस के फंडामेंटल की एक बार वो एक आइडिया शुरू ही हो गया तो डे 1 से क्या चीज़ें ट्रैक करनी है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फाउंडर के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। आइडिया तो मार्केट की रियल लाइफ प्रॉब्लम को देख के ही समझ में आता है। तो सर, वो किस नज़रिए से देखेंगे कि हमको आइडिया लगेगा कि हमको इसी आइडिया पे स्टार्टअप करना है अपना? क्योंकि आइडिया तो सर बहुत आते हैं या किसी को आते भी नहीं हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है जब एक आइडिया आता है तो ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैंने बात करके समझा है कि जनरली फाउंडर्स को ये लगता है कि मुझे ये एक आइडिया आ गया है, ठीक है, और ये डिमांड इसकी आएगी ही आएगी, ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन वो, ठीक है। और जनरली सारे फाउंडर्स इसी एक ट्रैप में फंसते हैं, जो वो मैं ये नहीं बोलूँगा सारे ही, मतलब जो कुछ भी इवेंचुअली क्विट करते हैं, कुछ का कारण तो ठीक है, कुछ और भी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, बट एक मेजॉरिटी कारण ये होता है कि एस्टिमेशन या मैथ्स इम्प्रॉपर हो जाता है। मैथ्स इम्प्रॉपर है, उन्हें लगता है कि मेरा यूनिट प्राइस ये है, मैं इतना क्वांटिटी बेचूंगा और इतना रेवेन्यू आएगा और मैं इतने करोड़ों का बिजनेस करूंगा, ठीक है। बट लोग ये वाला जो आंसर यूनिट प्राइस से कितना क्वांटिटी बेचूंगा ना, उतने क्वांटिटी की ज़माने में ज़रूरत भी है कि नहीं, ये कभी कोई एस्टिमेट नहीं करता, ठीक है। तो इन सब के लिए मेरा जो सबसे स्मॉल मतलब सबसे छोटा सजेशन है
जो मुझे लगता है मैंने ये कभी इंटेंशनली तो नहीं करा, बट हो सकता है कि बाय नेचर ऐसा हुआ या बाय स्टार्स ऐसा हुआ कि आपको जो भी आइडिया है ना उसको आप जितने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसका टेस्टिंग कर सकते हो, जितने कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप वो कर सकते हो ना तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट संभाल सकते हो। हमारा पहला इन्वेस्टमेंट हमने तब रेस किया जब हमें पता था कि अब हमें करना क्या है। लाइक जैसा मैंने बोला कि भवेश ने बोला कि तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं था, बट उसने क्या बोला कि बट तुमको क्लैरिटी है कि तुमको क्या करना है, राइट। वो क्लैरिटी कैसे थी कि 2015 से लेकर 2020 तक में हमने इतने छोटे बड़े मतलब तब तक भी हम डिसेंट बिजनेस कर रहे थे, तब तक भी हम यूनिलीवर के साउथ एशिया पार्टनर थे ऑलरेडी, बट हम उनके साथ इतने छोटे पायलट कर रहे थे कि हमारे जितने भी नोशन थे ना, मतलब अपने एक क्या होता है कि आपकी एक समझ और एक है उसका वैलिडेशन, तो लगातार अपने समझ का वैलिडेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने उन 5 सालों में अपनी हर एक समझ को वैलिडेट किया कि, और उसमें से कई सारी समझ गलत निकली, कई सारी समझ सही निकली। तो स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अ चांस, मतलब आप एक बड़ी कंपनी बना देना, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एक रात आपने तारे से विश मांगा और पूरी हो गई, ठीक है। आपको वो हर दिन करके एक एक करके बनाना होता है, ठीक है। अब तो उसके लिए वो एक एक करके कैसे बनाओगे, आपके हर वो छोटे बड़े आइडियाज़ उसको छोटे से छोटे स्केल पर ट्राई करना, उसको देखना कि वो वायबल हो रहा है या इनवायबल होना है, और अपने आइडिया से बहुत इमोशनली अटैच नहीं होना। तो ये होता है कि आपको लगातार अपने आइडियाज़ को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2020 में जब हमने पहला फंड रेस किया मॉडल कैपिटल से, तब तक एटलीस्ट हमें ये क्लियर था हमें करना क्या है। हमारा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाइज बड़ा ही इनिशियल लेवल का था, बट हमारे आइडियाज़ अपने सबसे एडवांस स्टेज में थे, हमें क्लैरिटी थी हमें क्या करना है। 2020 में जब हमने फंड रेस किया, 2020 से 2022 तक हमने वो प्रोडक्ट डेवलप किया हमने, और अपना मार्केट में और अभी भी लगातार वैलिडेशन करना, हमने वो डीएनए नहीं छोड़ा अपने आइडिया को वैलिडेट करने वाला। और अभी 2022 के एंड में दिसंबर में हमने अपना दूसरा राउंड भी रेस किया है फंडिंग के लिए, और इनफैक्ट हमारे पास हमारे अगले राउंड का भी कमिटमेंट है, जहाँ पे हम सीरीज ए अपना कर रहे हैं, जो कि अगले 6 से 8 महीने में होने वाला है। सर अब कंपनी की वैल्यूएशन तो हो गई होगी? ठीक ठाक हो जानी चाहिए, हो गई है। एक्चुअली अभी हम वैल्यू डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लिस्टेड कंपनीज भी हैं, हाँ कुछ लिस्टेड कंपनीज भी हैं, वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट। अच्छा, एक्चुअली ये जो पूरी स्टार्टअप की जर्नी होती है ना, ये मतलब इट्स लाइक आप एक एक बॉल को धक्का देते हो ना, धक्का देके पहाड़ पे ले जाने वाली होती है, ठीक है। तो पहले तो ये मतलब आपकी पूरी ताकत लग जाती है कि अब धक्का देके टॉप पे पहुंचाओ, ठीक है। आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो, लेकिन एक बार जब ये टॉप पे पहुंच जाता है ना, और उसके बाद ऑब्वियसली टॉप के बाद डाउन भी आएगा। ये डाउन वो नेगेटिव वाला डाउन नहीं है, इट इज जस्ट पहाड़ का जो नेचर है, अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर, हाँ रोलर कोस्टर। तो जब ये बॉल नीचे जाती है ना, मतलब जब इसमें आपने पूरा पोटेंशियल भर दिया है धक्का देके अपने स्टार्टअप को तो जब ये ग्रो होना शुरू होता है तब भी उतना ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और तब भी उतनी ही एनर्जी लगती है। क्योंकि अब अचानक से जो चीज़ आप 5 लोग मिलकर कर रहे थे, जिसमें आपको हर एक चीज़ का पता था, अचानक 5 लोग से 50 लोग हो गए, ठीक है। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे कंपनी के लिए बड़ा छोटा सा मोमेंट होगा मे बी, बट मेरे लिए बहुत बड़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। अभी रिसेंटली हमने होली सेलिब्रेट करी, होली गया, तो ये एक पहली होली थी जहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि हमने होली सेलिब्रेट करी। इसके पहले आई यूज्ड टू कॉल ऑल द मेट्स की आप लोग आ जाओ सब होली खेलते हैं। आई यूज्ड टू बाई ऑल द कलर्स, आई यूज्ड टू बाई द स्वीट्स, आई यूज्ड टू मैनेज द फूड कि क्या क्या खाने में होने वाला है एंड एवरीथिंग। ये वो पहली होली थी जिसमें मैं अचानक से मुझे हुआ कि आज शाम को नीचे सब होली पे मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे थैंक्स टू माई HR टीम। ये पहली बार था जहां मुझे पता भी नहीं था कि ये अरेंज हो गया है,
एंड मैं नहीं बता सकता ये कितनी अच्छी फीलिंग है एज अ कंपनी में। बड़ी बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जब एक किसी भी फाउंडर के लाइफ में जब उसकी कंपनी में ये दिन आता है जहाँ पे काम ऐसे हो जा रहे हैं जहाँ पे उसको नहीं हर वो एक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा है, उसके लिए इससे बड़ा हैप्पी डे नहीं होता उसके लाइफ में। सर आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? अभी करेंटली वी आर 40 और हम अगले 3 से 4 महीनों में विल बी रफली अराउंड 75 to 80। तो सर के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। सर कितने मजा किया है, टाइम पास होता रहेगा अच्छा खासा। तो सर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है आपकी टीम में? जस्ट और क्या क्या स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी उसको? स्किल सेट में हमारे पास एक ही स्किल सेट चाहिए होता है, वो है पैशन। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैशन या कुछ डिफरेंट करने का पैशन। ज़रूरी नहीं कि आपको मशीन से ही प्यार होना चाहिए। हमारे वहाँ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ही एक नए तरीके से मैनेज कर सकते हो, एक वर्क प्लेस को ही मैनेज करने के नए आइडियाज़ हैं, तो हम नए आइडियाज़ को पूरा चांस देते हैं। एंड हमारी कंपनी में हमने पूरा ट्राई करा है कि एक ओपन हायरार्की हो, एक फ्लैट हायरार्की हो, जिसमें कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करे, लोग फ्री हों अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। एज अ कंपनी हम हर एक आइडियाज़ को सेलिब्रेट कर पाएँ, जिसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, जिसको हम और इवॉल्व कर सकते हैं हम इवॉल्व करें। बट इवेंचुअली हम क्रेडेंशियल को कम, हम डिग्री को कम, बट आइडियाज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मुझे रीच करने के लिए मैं आपको ईमेल दे सकता हूँ, जो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो, और इनके ईमेल एंड कोई भी मुझे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकता है। जनरली वो लोग जिनके पास थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड हो, जो सॉफ्टवेयर में हो, टेक्निकल स्किल जनरली अगर आपको लगता है आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो तो यू आर द राइट पर्सन फॉर अस। और सर ये अंत में हमारे ऑडियंस को कुछ मतलब सलाह देना चाहें जो स्टार्टअप शुरू करने वाले हों? यार बहुत सीरियस मत लेना कि ठीक है, ये आपके लाइफ का एक पार्ट है। जैसे आप सवेरे उठते हो, ब्रश करते हो, वैसे ही आप एक कंपनी चलाते हो, राइट? बस ध्यान आपको इतना देना है कि दोनों ही चीज़ों में, ब्रश करने में भी और कंपनी भी चलाने में, कि आप जो कर रहे हो ना उसके लिए आप एकदम आप अनअवेयर हो के कुछ भी ना करो। जैसे जब आप एक ब्रश करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रश उठा रहे हो, आपको क्लमजी तरीके से उठा के गिर ना जाए, आप प्रॉपरली उस पर पेस्ट लगाओ, प्रॉपरली करते हो। आप ये फील करके करो कि अगर मुझे 2 मिनट करना है तो मैंने अपने मुंह के हर स्पेस को कवर कर रखा है। तो यू हैव टू बी अवेयर कि आप कर क्या रहे हो। वैसे ही एक स्टार्टअप भी होता है, बड़ा ब्रश करने जैसा ही है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसको सिंसियरिटी के साथ करो, क्योंकि ले दे के हर इंसान के पास घंटे हैं 24 ही, जिसमें करीब 7 घंटे तो सोना ही होता है, ठीक है, अगर आप लकी हो तो। और अगर फाउंडर वाउंडर हो तो 4-5 घंटे में काम चलाना पड़ेगा। और लेकिन जो बचे घंटे हैं उसमें आपको पूरी तरीके से जगे रहना पड़ेगा, एक ही चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतना अपना कीमती समय निकाला। और बात करते करते ही 1 घंटा लगभग हो गया, हमको पता ही नहीं चला सर, इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ मैं, लेकिन ग्रेट टू मीट यू अभिषेक। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि इनकी कहानी बहुत दूर दूर तक पहुँचे। तब तक मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।